Let's go to question number 10 now in word problems. I'm reading the question number 10. In how many ways can be colors of the rainbow be arranged so that red and blue are always separated? So अब मुझे कैलकुलेट करना है सेपरेशन का केस. सिमिलरली एक लाइन्स पे एक और दूसरा सॉल्व किया था. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. So in how many ways can the colors of the rainbow be arranged so that the red and blue are always together? अब अगर हम पीछे जाके देखें ज़रा सा, ये देखिए नॉट टुगेदर के लिए मैंने एक हिंट लिखवाया है. नेवर टुगेदर इज इक्वल टू टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर. क्या मतलब है इसका? मतलब अब ज़रा देखिए, देर आर 7 कलर्स ऑब्वियसली विबग्योर. मुझे फाइंड आउट करना है कि रेड एंड ब्लू हमेशा सेपरेटली हो रहेंगे. मतलब अगर मैं विबग्योर ड्रॉ करूं, अगर मेरा विबग्योर ड्रॉन है तो 7 चीज़ें हैं, है ना. यहाँ पे देखो लिखा क्या था, हिंट देखिए लिखी क्या थी. लुक एट इट. नेवर टुगेदर इज इक्वल टू टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर. जस्ट अ मिनट हियर. सो नेवर टुगेदर is equal to total minus always together. इसका मतलब क्या है बेसिकली? दैट these two things यानी कि ब्लू एंड रेड आर नॉट टुगेदर, नेवर टुगेदर, ब्लू एंड रेड आर नेवर टुगेदर is equal to the total number of ways in which Vibgyor may be arranged minus total number of ways in which Vibgyor may be arranged minus the number of ways in which blue and red will be together. That's always together. So the number of ways in which blue and red will be never together is equal to total number of ways in which Vibgyor may be arranged minus total number of ways in which B and R will be always together. सो नॉट टुगेदर वाली केस हम हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे. इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे. पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे करेंगे. 7 चीज़ें हैं, सातों को अरेंज करना है. 7 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन हाउ मेनी वेज? 7 फैक्टोरियल वेज. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये अच्छे से आता है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 7 फैक्टोरियल. ऑलवेज टुगेदर का केस में एग्जीक्यूट करके एक और बार बताती हूँ, जबकि हमने पिछली बार किया हुआ है. चल, टोटल कलर्स हैं 7 और टुगेदरनेस के लिए मुझे चाहिए बी एंड आर टुगेदर यानी कि 2, एंड नॉट टुगेदर वाला है मेरा 5 का केस. सो ये 5 एंड इन दोनों का ग्रुप जिन्हें हम साथ में ही एक स्लॉट मानेंगे, तो 5 + 1 हो गए 6 स्लॉट्स. नाउ दीज 6 थिंग्स मे बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इनटू हाउ मेनी वेज? 6 फैक्टोरियल वेज. इनटू क्या करना होता है? इंटरनल अरेंजमेंट. इन दो चीज़ों को इंटरनली भी अरेंज करना होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल. 2 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन हाउ मेनी वेज? 2 फैक्टोरियल वेज. आई होप दिस इज क्लियर. अब इसे सॉल्व करेंगे हम. 7 फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर पे करेंगे, मैं रुक रही हूँ. 7 फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आप खुद करेंगे. ये देखिए क्या आता है. आई होप दिस इज 5040. हमने बहुत बार किया है. 6 फैक्टोरियल क्या आता है? 6 × 5 × 3 सॉरी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है. That is 720 × 2.
सो वो आता है 1440. सो माई फाइनल आंसर इज़ गोइंग टू बी, मैं भी आपके साथ कैलकुलेट कर रही हूँ, इज़ 3600 ways. आई होप दिस इज़ क्लियर. अब इसी के जैसा एक और एग्जीक्यूट करके बताती हूँ. सो अब हम अज्यूम करेंगे कि एक ऐसा प्रॉब्लम दिया है जहाँ पे हमें बताया गया है कि वायलेट, ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर. अब 3 कलर्स दिए हैं जिनके बारे में कंडीशन दिया है कि वी, बी एंड जी शुड नॉट बी टुगेदर. इसे हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सो अब इसे एक्चुअली अच्छे से लिखवा के बताती हूँ. सो नंबर ऑफ वेज in which V, B, G are not together is equal to total number of ways in which V, I, B, G, Y, O, R may be arranged among themselves माइनस क्या करना होता है? माइनस ऑलवेज टुगेदर. तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे, माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच V, B and G are always together. सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो तो चेंज नहीं होगा, उसको मैं हम फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी 7 फैक्टोरियल ओनली. दैट इज गोइंग टू बी 7 फैक्टोरियल ओनली. अब ये बाकी का एग्जीक्यूट करके बताती हूँ. थोड़ा सा क्लीन करके लेते हैं. सो वो एग्जीक्यूट करके समझा रही हूँ मैं. सो टोटल नंबर है 7, टुगेदर है एंड नॉट टुगेदर है. टुगेदर मुझे चाहिए 3 एंड नॉट टुगेदर है 4. सो ये 4 और एक मिलके बन गए 5 स्लॉट्स. 5 चीज़ों को अरेंज कैसे करेंगे आपस में? 5 फैक्टोरियल वेज में. इनटू क्या करेंगे? 3 चीज़ों को इंटरनली अरेंज करना होगा. सो उसका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल वेज. सो अब यहाँ पे अब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल माइनस आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल ऑलरेडी कर चुके हैं, 5040. 5 फैक्टोरियल 120 होता है इंटू 6. आपके हाथ में कैलकुलेटर है और आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. सो दिस विल बिकम 5040 minus 720, and now you can find the final answer. That's 5040 minus 720 is equal to 4320 ways. I hope I'm clear. एक क्वेश्चन में और लिखवाने वाली हूँ. इसमें फिर से कुछ ऐसा ही एग्जीक्यूट करेंगे. अब थोड़ा सा ना इंस्टेड ऑफ कलर्स में लोगों को यूज़ करने वाली हूँ कि सपोज देर आर 8 गेस्ट्स जिनको आपने इनवाइट किया है. उसमें से 8 गेस्ट्स में से मुझे ऐसे चाहिए कि 3 पर्टिकुलर लोग, 3 गेस्ट्स A, B and C should never sit together. Should never sit together. क्या करेंगे? एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सो द नंबर ऑफ वेज in which 3 particular guests are never together is equal to
total number of ways in which 8 guests may be arranged among themselves, लिखने के पूरे मार्क्स हैं, arranged among themselves माइनस, अब जानबूझ के कलर चेंज कर रही हूँ, माइनस द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 particular guests are always together, ओके। अब टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 8 गेस्ट्स में भी अरेंज क्या आएगा, 8 चीज़ें अरेंज करनी है अमंग देमसेल्व्स, तो वो तो आएगा 8 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें एग्जीक्यूट करना है इसको, 3 पर्टिकुलर चीज़ें, तो कैसे करेंगे, नीचे थोड़ा एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। अब वो पूरी वाली राम कहानी नहीं लिखेंगे, बस वर्किंग दिखा दूंगी। 8 गेस्ट्स हैं मेरे पास, टुगेदर मुझे चाहिए 3 लोग, नॉट टुगेदर इसीलिए चल जाएंगे, कैसे, 8 - 3 यानी कि 5 लोग। सो ये 5 अलग लोग एंड ये 3 लोगों का एक ग्रुप करके मिल गए, हो गए 6। 6 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 6 फैक्टोरियल वेज। सो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, और इन 3 चीज़ों का करना पड़ेगा इंटरनल अरेंजमेंट। आ रहा है समझ में? सो द फाइनल आंसर इज 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए कि 8 फैक्टोरियल क्या आता है। इट्स 40,320 माइनस 6 फैक्टोरियल 120, और 3 फैक्टोरियल आता है 6, है ना। सो दैट इज नथिंग बट 720। सो फाइनल आंसर आएगा 39,600 वेज में ये पॉसिबल है। सो लगे हाथ एक और एग्जाम्पल कर लिया। आई होप दिस इज़ क्लियर। टुगेदरनेस एंड नॉट टुगेदरनेस का केस करना बहुत आसान है। आपको टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी कंडीशन, माइनस द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज ऑब्जेक्ट्स वुड हैव बीन अरेंज्ड टुगेदर। तो ये चीज़ें हैं, सेम ही फॉर्मूला है जिसे हमने बार बार एग्जीक्यूट किया हुआ है। अब हम जा रहे हैं अगले टाइप ऑफ प्रॉब्लम की तरफ, जो है शेल्फ में चीज़ें अरेंज करने का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नंबर 13 की बात कर रही हूँ मैं। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है एक्चुअली, और इसे पर्टिकुलरली सॉल्व करने का एक तरीका है एंड दिस इज़ वेरी इजी। चलिए, आई एम रीडिंग 13 now, 13th problem. There are 11 distinct books. Among them, 6 are to be arranged in a shelf. मतलब 11 के 11 करने ही नहीं है, 11 में से सिर्फ 6 ही करने हैं, ये सबसे पहले ध्यान में रखिए। ओके, फिर आएगा द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ऐसे चाहिए, ये जो 6 चीज़ें हैं, 6 बुक्स हैं, उनमें से ऐसी अरेंजमेंट्स चाहिए कि 3 चीज़ें हमेशा साइड बाय साइड होनी चाहिए। मतलब 3 चीज़ें टुगेदर है जो हमेशा साथ में होनी चाहिए, एंड 3 चीज़ें हैं नॉट टुगेदर में। मतलब 2 टास्क हैं। सबसे पहले तो यू हैव 11 बुक्स, उसमें से करनी है 6 अरेंज, और जो मुझे 6 अरेंज करनी है उसमें से फिर एक कंडीशन है, 3 चीज़ें हमेशा साथ में, एंड जिन पे कंडीशन नहीं है वैसी 3 चीज़ें हमेशा कहीं भी हो सकती हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो सबसे पहले तो ये जो 11 चीज़ें हैं उनमें से जो 3 पर्टिकुलर चीज़ें साथ में ही आने वाली हैं, ये देखें। देर आर 11 डिस्टिंक्ट बुक्स, अमंग देम 6 आर टू बी अरेंज, सो दैट 3 पर्टिकुलर बुक्स क्या रहेंगी, हमेशा साथ में आएंगी। ये 3 बुक्स मैंने ऑलरेडी आपको चूज करके दी हैं। इससे 3 बुक्स हैं ABC, और 11 में से ये 3 चीज़ें हमेशा मुझे साथ में ही चाहिए।
सो टेक्निकली उनका मैंने बंदोबस्त कर लिया है। सो 11 में से 3 जो है वो ऑलरेडी मैंने साइड में निकाली हैं, A, B एंड C। तो अब आपके पास कितनी बची हैं बुक्स? सिर्फ 8 बुक्स बची हैं। और इन 8 बुक में से अब ये बाकी की 3 बुक्स जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है उनका अरेंजमेंट होगा। एक और बार, 11 में से 3 ABC जो बुक्स हैं वो मुझे हमेशा साथ में चाहिए, और ये बुक्स मैंने निकाल के आपके हाथ में ऑलरेडी दी हैं। सो टोटल जो 11 बुक्स थी उनमें से अब 3 जो है वो ऑलरेडी आपके हाथ में हैं। तो अब बची कितनी बुक्स हैं? 8 बुक्स हैं। उसमें से आपको ये जो 3 आपकी मन की जो बुक्स हैं वो आपने अरेंज करनी है। अब ज़रा सा केयरफुली देखिए, मतलब 8 बुक्स में से अब यहाँ पे आपको अरेंज करनी है सिर्फ 3 बुक्स। 8 में से 3 चीज़ें आप कैसे अरेंज करते हैं? 8p3 वेज में, करेक्ट? कैसे? 8 होगा टोटल नंबर ऑफ वेज एंड 3 होंगी नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज्ड, करेक्ट? नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज, ये बाद में लिखा दूंगी, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज्ड। सो 11 में से 3 मैंने निकाल के आपके हाथ में ऑलरेडी रख दी है। सो अब 11 में से 3 निकल गई तो 8 बची हैं, और इस 8 में से 3 कोई भी रैंडम चलने वाली है, क्योंकि 3 के ऊपर ही कंडीशन है, ABC मुझे चाहिए ही चाहिए, और बाकी कोई भी 3 हो सकती हैं। सो जब मैं इसे लिखने जाऊंगी तो देखिए क्या होगा कि मुझे करना क्या क्या होगा। देखिए अब सबसे पहले तो ये 8p3 हो गया। आई होप वो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8p3 इनटू क्या करना पड़ेगा? ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपस में भी अरेंज हो सकती हैं। कैसे? 3 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन हाउ मेनी वेज? 3 फैक्टोरियल वेज। आई होप आई एम क्लियर। कैसे? बुक्स कितनी हैं? A, B एंड C। कैसे अरेंज कर सकते हैं? ABC, ACB, फिर BCA, BAC एंड CAB एंड CBA। सो कितने हो गए? 6 वेज। 6 वेज यानी कि किस चीज़ का आंसर होता है ये? 3 फैक्टोरियल का भी आंसर क्या होता है? 6 वेज। सो ये हो गया। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और करनी होती है, केयरफुली देखिए। ये जो 3 चीज़ें हैं वो कहीं भी बैठ सकती हैं, लेकिन ये ABC का जो स्लॉट है ये साथ में ही जाएगा। ABC का जो स्लॉट है वो साथ में ही जाएगा, है ना? कैसे साथ में जाएगा? किधर किधर बैठ सकता है ABC? ABC या तो यहाँ बैठ सकता है, साथ में बिठाना है ना, या यहाँ बैठ सकता है, या यहाँ बैठ सकता है, या फिर यहाँ बैठ सकता है। मतलब ABC को अरेंज करने के कितने टोटल ऑप्शंस अवेलेबल है? 4। उसमें से कोई भी एग्जीक्यूट कर दो। 4 में से, इन 4 जगहों में से किसी भी एक जगह में रख दो, यानी कि 4 टोटल ऑप्शंस अवेलेबल है, कोई भी एक आपको एग्जीक्यूट करना है, विच कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 4p1 वेज। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल आर 4, टू बी एग्जीक्यूटेड इज ओनली 1 एट अ टाइम। सो 4p1 होगा आपका अगला चीज। सो इन तीनों का कंबाइंड आंसर विल गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार और समझाती हूँ शुरुआत से कि हमने क्या किया था। आई विल रादर राइट इट हियर। देखिए, ऐड 11 बुक्स, 6 अरेंज करनी थी जिनके ऊपर कंडीशन था 3 टुगेदर एंड नॉट टुगेदर। ये 3 बुक्स मैंने ऑलरेडी चूज करके दी थी आपको, ABC, तो वो काम आपका ऑलरेडी हो गया था। सो 11 में से 3 मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी थी। तो अब आपके सामने 8 बुक्स थी। इन 8 में से ये 3 जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है वो आपने अरेंज करनी थी। सो 8 में से 3 कैसे अरेंज करेंगे? 8p3 में इनटू जो चीज़ें 3 चीज़ें साथ में हैं उनका इंटरनल अरेंजमेंट होगा। इंटरनल अरेंजमेंट, 3 थिंग्स विल बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन हाउ मेनी वेज? इन 3 फैक्टोरियल वेज। इनटू क्या करना पड़ेगा? ये ABC अरेंज करने के लिए स्लॉट्स देखिए मैंने कैसे बनाए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। क्यों? ये जो बाकी की बुक्स हैं वो साथ में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें कहीं भी रखो, इनके बीच में या इनकी साइड में आप ABC को कहीं भी साथ में रख सकते हैं। सो ABC को साथ में रखने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल? 4, 1, 2, 3 एंड 4। 4 में से कहीं भी एक जगह पे आपको रखना है,
तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4p1। अब इस 8p3 का हम सॉल्व करेंगे, नीचे करके बताती हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसे एक आध बार और करेंगे हम लोग, फिर उस प्रॉब्लम में पूरा लिख के बताऊंगी कि कैसे लिखना है, क्या करना है। बस कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं इस केस में। लिखने वाला पार्ट जब तक टाइप ऑफ प्रॉब्लम चेंज नहीं होता तब तक चेंज नहीं होगा, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सो मेरे सामने असाइनमेंट के लिए आया है 8p3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4p1। उसमें से 3 फैक्टोरियल मुझे ऑलरेडी पता है, 4p1 यानी कि np1 होता है। np1 का आंसर क्या होता है, लेक्चर के शुरुआत में मैंने समझाया था। np1 का आंसर विल बी ऑलवेज इक्वल टू n, यानी कि 4p1 का आंसर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 4। करना मुझे सॉल्व है अब 8p3। 8p3 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, that is equal to 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial, क्रॉस सेट, एंड हमारा आंसर आएगा 8 into 7 into 6। सो ये आएगा 8 into 7 into 6, दैट इज़ नथिंग बट 336, इंटू करेंगे 6 into 4, तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 8064 वेज में। आ रही बात समझ में आपको? सो इसी केस में अब मैं थोड़ा कंडीशन चेंज करने वाली हूँ, आप केयरफुली देखते। अब कलर भी चेंज कर रही हूँ। नाउ सपोज आई हैव 10 बुक्स। अब मेरे पास, मैं सिचुएशन देखो कैसे चेंज कर रही हूँ। मेरे पास 10 बुक्स हैं, अरेंज मुझे करनी है 7, एंड 4 बुक्स हमेशा होनी चाहिए साथ में। 7 में से 4 बुक्स शुड बी ऑलवेज टुगेदर। देखिए मैंने सिचुएशन कैसे चेंज किया। पहले क्वेश्चन में मेरे पास थे 11 बुक्स, 6 अरेंज करने थे। उन 6 में से 3 मुझे साथ में चाहिए थे। अब क्या चाहिए मुझे, टोटल बुक्स है 10, अरेंज करने हैं 7, एंड 4 बुक्स होने चाहिए हमेशा साथ में। तो दिखेगी कैसी है सिचुएशन, देख लीजिए फिर एक बार, है ना। यहीं पे करके रादर समझाती हूँ, यहीं पे चेंज करके बताती हूँ, बहुत आसान है। ओके, तो मेरे पास है 10 बुक्स, अरेंज करनी है 7, साथ में होनी चाहिए 4। सो ABCD 4 बुक्स साथ में हैं, तो 7 में से 4 अगर साथ में हैं तो नॉट टुगेदर कितनी होंगी, 3। ओके, सो 10 में से 4 बुक्स मैंने ऑलरेडी आपके हाथ में निकाल के रखी हैं, तो अब कितनी बुक्स बची हैं टोटल, 6। इन 6 में से आपको चाहिए 3, है ना। 6 में से आपको चाहिए 3। सो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 6 में से 3 बुक्स अरेंज कैसे करेंगे आप, 6p3 वेज में, है ना। इनटू जो चीज़ें साथ में हैं उनका कैसे चाहिए मुझे, इंटरनल अरेंजमेंट। 4 चीज़ों को आपस में इंटरनली कैसे अरेंज करेंगे आप, 4 फैक्टोरियल वेज में। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखिए केयरफुली। ये 3 बुक्स जो है, जो कहीं भी रखी जा सकती हैं, इनके बीच में मुझे ABCD को साथ में रखना है। तो ABCD को साथ में कैसे रख सकते हैं, या साइड्स में या बीच में। सो अगेन देयर आर 4 प्लेसेस मुझे एग्जीक्यूट करनी है। मुझे चाहिए कोई भी एक जगह जहाँ पे मैं अरेंजमेंट करूँगी, एंड दैट इज़ द रीज़न नेक्स्ट वाली चीज़ आएगी 4p1, क्योंकि 4 में से कोई भी एक जगह पे मुझे ये चीज़ अरेंज करनी है। अब बस फाइनल आंसर के लिए आपको परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो फंडामेंटल्स है वो यूज करना है। सो 6p3 आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जो है 24, एंड 4p1 का आंसर हमेशा आएगा 4। आई होप आई एम क्लियर। सो ये आएगा 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो एग्जीक्यूट कैसे कर रही हूँ, 6 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 24 इंटू 4। सो ये 3 फैक्टोरियल हो गया कैंसल। सो ये हो गया 6 5 ज़ा 30 इंटू 4 इज़ 120 इंटू 24 इंटू 4।
अब आगे का कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा एक प्रॉब्लम हम और करने वाले हैं. Now suppose instead of 10 books, I just have 8 books. मुझे अरेंज करनी है उसमें से 5. अरेंज करनी है मुझे 5 और मुझे चाहिए 2 चीज़ें, 2 बुक्स जो A और B है ये हमेशा साथ में जानी चाहिए. तो 3 जो चीज़ें हैं वो साथ में नहीं होगी तो भी चलेगा. अब हम इसे लिखेंगे कैसे वो समझने वाले हैं. 2 पर्टिकुलर बुक्स. पिछले केस में ये 2 की जगह क्या आएगा, 4 पर्टिकुलर बुक्स. सो ये जो स्क्रिप्ट मैं बता रही हूँ उसमें बस आपने बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कैसा है अपनी चीज़ें चेंज करनी है. ठीक है. 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलरेडी केप्ट असाइड. क्या किया है ऑलरेडी, उन्हें क्या किया है हमने, दूर में रखा है. सो remaining 3 books out of अब कितनी बची हैं, 8 में से 2 मैंने आपके हाथ में ऑलरेडी निकाल के दी हैं. सो आपके पास अब कितनी बुक्स बची हैं, 6. आपके सामने 6 बुक्स बची हैं. सो रिमेनिंग 3 बुक्स आउट ऑफ 6 बुक्स मे बी अरेंज्ड. कैसे करेंगे, 6 में से 3 चीज़ें अरेंज करनी है, मे बी अरेंज्ड इन 6p3 वेज. करेक्ट. 6 में से 3 बुक्स मैंने अरेंज कर दी इन 6p3 वेज. ऑल्सो 2 books which are together can be arranged among themselves. आपस में कैसे करेंगे, can be arranged among themselves in 2 factorial ways. सो आपका फाइनल आंसर में अब तक 3 चीज़ें बची है, 6p3 हो गया और 2 फैक्टोरियल हो गया. अब ये जो 3 चीज़ें साथ में नहीं हैं, ये देखिए 1, 2 एंड 3, उनके बीच में कहीं भी हम 4 जगह बना सकते हैं. ये देखिए 1, 2 एंड 3 एंड 4. सो ये इनके बीच में या उनकी साइड में 4 जगह बन रही हैं. तो 4 में से कहीं भी एक जगह चूज कर लो. तो हाउ विल यू डू इट, you can do that in how many ways, you can do that in 4p1 ways. सही है. oh I'm sorry, yeah, not together, correct है. So 2 books that are to be together, rather 2 books that are to be together can be arranged at in लिख सकते हो, at लिख सकते हो, in 4p1 ways. अब ये 4p1 को मैं ज़रा एक्सप्लेन करती हूँ. 4 places, either at the ends of the books that may not be together, और may not be together मतलब ये 2 चीज़ें हो गई. सो यहाँ पे लिख देती हूँ. सो यहाँ पे बन गई 2 places एंड्स वाली, और इन बिटवीन दोज 3 बुक्स, सो और 2 प्लेसेस बन गई. और 2 प्लेसेस बन गई.
Therefore, any one place can be occupied out of 4 places available in 4p1 ways. I hope I'm clear. अब क्या लिखेंगे? Therefore, total number of ways is equal to, सो अब ये 4p1 भी मिल गया मुझे, ये देखिए ये 6p3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4p1, सो 6p3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू आएगा 4p1। ये अब मैं आप पे छोड़ रही हूँ, ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. So for the further problems, I'll be recording next video.